स्टडीड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब हमको पता है कि प्रोडक्ट की क्या क्लासिफिकेशन होती है, कितने तरीके का प्रोडक्ट होता है, और हमने ये चीज़ भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है कि किन चीज़ों को नेशनल इनकम में रखना है और किन चीज़ों को नहीं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग से, आपको ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट्स को भी समझना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इंडिविजुअली भी आपसे पूछे जाते हैं कि ये फाइनल गुड है या नहीं, ये इंटरमीडिएट गुड है या नहीं, और साथ साथ इनकी नेशनल इनकम में वैल्यूएशन भी आपसे पूछी जाएगी कि भाई नेशनल इनकम में काउंट होगा या नहीं। तो आप हमारे कॉन्सेप्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, हमारे हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट यूनिट नेम नेशनल इनकम, and we were discussing terminologies of national income, concepts of national income, है ना। So now we will study about domestic territory। नया concept आ गया, domestic territory। ठीक है, अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है और क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती, इन चीजों को हमको ध्यान में रखना है। तो देखो, सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं किसको? डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ नेशन। डोमेस्टिक टेरिटरी बोला जाता है पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ नेशन को। अब बात करते हैं कि पॉलिटिकल फ्रंटियर होता क्या है। देखो, आपको पता है टेरिटरी का मतलब क्या है। टेरिटरी का मतलब एक ऑब्वियसली एक क्षेत्र है ना, एक क्षेत्र है, एक एरिया है। डोमेस्टिक टेरिटरी, अब हमको ये भी पता होता है कि डोमेस्टिक का मतलब ये होता है जो कि कंट्री के अंदर है, या कंट्री जहां तक फैली हुई है, कंट्री के ऑपरेशंस, कंट्री की इकोनॉमिक ऑपरेशन जहां तक है। जैसे कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कहाँ होगी? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी होती है जहां पर इंडियन नेशन जहां तक फैला हुआ है, जहां तक इंडियन गवर्नमेंट की रूल्स और रेगुलेशन माने जाते हैं। अब ध्यान रखना, कई सारी बुक्स में और कई सारे टीचर बोलते हैं टेरिटरी तो है तो ज्योग्राफिकल होगी। ठीक है, क्या होगी? ज्योग्राफिकल टेरिटरी होगी। लेकिन नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट में हम हमेशा पॉलिटिकल वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, हम सिर्फ ज्योग्राफिकल नहीं रहे, हम क्या यूज करते हैं? पॉलिटिकल वर्ड को यूज करते हैं। और उसका रेलेवेंस ये है कि भाई इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी वो कहलाएगी जहां तक इंडिया के पॉलिटिकल डिसीजंस को माना जाएगा, जहां तक इंडिया की पॉलिटिकल गवर्नेंस चलेगी, वो क्या कहलाएगी? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर आप इस बात को ध्यान में रखते हो तो आप हर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, चाहे आपके पास कुछ भी चीज पूछी है क्या कि भाई जहां तक पॉलिटिकल डिसीजंस चले। फ्रंटियर का मतलब होता है बाउंड्री, फ्रंटियर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। तो ये हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है, हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है। ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती है मैप। अब जब मैप बनाते हैं इंडिया का, या आपने मैप देखा होगा इंडिया का, पॉलिटिकल मैप देखा है ना, तो वो एक तरीके से क्या है, वो उसकी जो बाउंड्रीज है वो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। लेकिन हम इकोनॉमिक्स में उस ज्योग्राफिकल बाउंड्री को अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं मानते। ध्यान से समझना, हम इकोनॉमिक्स में ज्योग्राफिकल टेरिटरी के बजाय पॉलिटिकल टेरिटरी को अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी मानते हैं। ठीक है, और सिंपल सी बात है, अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इंडियन इकोनॉमी के ऑपरेशंस जहां जहां तक फैले हैं, जहां जहां तक इंडिया की डिसीजन मेकिंग चल रही है, चाहे वो कंट्री के अंदर हो चाहे कंट्री के बाहर हो, ठीक है, चाहे इंटरनेशनल वाटर में हो, तो जहां जहां पे वो सब चीज चल रही है वो सारी ही इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी है। हमारे लिए इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी वो होगी जहां तक इंडिया की पॉलिटिकल गवर्नेंस चलती है, इंडिया की पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग चलती है। और हमारे लिए वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी जहां से या जहां पर हमारी इंडियन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग या इंडियन गवर्नेंस नहीं चलती। तो इस बात को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप सभी चीजों का आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हो। ये कंडीशन है, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब क्या? द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ नेशन, ठीक है, द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ नेशन। अलग अलग बुक इसको बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन करती है। बोलते हैं इट इज एन एरिया, इट इज एन एक्सटेंट अप टू व्हिच ऑपरेशन स्प्रेड योर टेरिटरीज फ्रॉम जियोग्राफिकल लोकेशन। देखो, अगर आपको नेक्स्ट इनकम पढ़ना है और इसके सारे केसेस याद रखने हैं तो इसको ध्यान रखना।
इसकी आपसे कभी डेफिनेशन नहीं पूछ जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड है या नहीं। तो उसके आंसर देने के लिए आपको इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, व्हाट इज इंक्लूडेड इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी एंड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, तो थोड़े से कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इंक्लूडेड के देखते हैं, है ना, फिर नॉन इंक्लूडेड पे ध्यान रखेंगे। इंक्लूडेड में क्या क्या है? अब देखो, जहां तक इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है वहां तक तो हमारी इंडियन टेरिटरी है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पे इंडिया की ही इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे इंडिया की पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है। ऐसी एक जगह होती है बॉर्डर एरियाज। ठीक है, बॉर्डर एरियाज, आपको पता है बॉर्डर दो कंट्री के बीच की एक क्या है? सीमा है, और दोनों ही कंट्री का उसके ऊपर पोजीशन है। जैसे अगर इंडो पाकिस्तान बॉर्डर बोलेंगे तो भाई उसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों की ही तो जुरिस्डिक्शन है, समझ रहे हो? वो किसी एक का नहीं है, वो सिर्फ इंडिया का नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, वो दोनों का है, उसमें दोनों की जुरिस्डिक्शन है। लेकिन क्योंकि वहां पे हमारे इंडियन सोल्जर्स प्रेजेंट हैं और वो हमारी इंडियन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग पे ऑपरेट करते हैं, बॉर्डर पे हमारे जो लोग हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के डिसीजंस को मानते हैं, तो इस वजह से वो इंडिया का पार्ट है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। अगर आपसे पूछे इंडो पाकिस्तान बॉर्डर इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉट? यस, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर टेरिटरी। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर इज इट अ पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी? नो। हमको क्या मतलब, वहां पर हमारी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं चलती। ठीक है, तो हमको एरिया से ज्यादा डिसीजन मेकिंग को देखना। हाँ, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे चलती है, बॉर्डर एरिया से चलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा जो हम बोलते हैं शिप्स, फिशिंग वेसल्स, नेचुरल ऑयल रिग्स इन इंटरनेशनल वाटर्स। आपको पता है इंटरनेशनल वाटर्स क्या होते हैं? आपको पता होगा इंटरनेशनल वाटर्स क्या होते हैं। इंटरनेशनल वाटर्स क्या है? देखो, यूएन ने डिसाइड कर रखा है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, है ना, ज्योग्राफी में। यूएन ने डिसाइड कर रखा है कि जो भी कंट्रीज के अंदर कोस्टल एरिया होते हैं, जिन भी कंट्रीज के अंदर क्या है, कोस्टल एरिया है, तो उस कोस्टल एरिया पे, उस सीमा पे, है ना, उस कोस्टल सीमा पे, कोस्टल लाइन पे कुछ एरिया 200 मील तक का एरिया किसको दे रखा है? उस कंट्री को दे रखा है। आप अपनी कंट्री की कोस्टल लाइन को प्रोटेक्ट करो ताकि कोई बाहर का घुसपैठ या ना घुस जाए, इसको प्रोटेक्ट करो, इसके डिसीजन लो, इस पे अपनी वर्किंग करो। लेकिन उस इंटरनेशनल, उस जो ओशियंस हैं, उन ओशियंस के बाहर, हमारे 200 मील के दायरे के बाहर जो पूरा ओशियन है वो किसी भी देश का नहीं है, उसको कहते हैं इंटरनेशनल वाटर। समझने की बात है, वैसे तो आपने 10th में पढ़ा होगा, मैं फिर भी आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो ये हमारी क्या है, जैसे कि हम बात करें भाई, यहाँ पे क्या है अरेबियन सी, यहाँ पे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन। अब क्योंकि हमारी यहाँ पे कोस्टल लाइन है ना, तो यूएन के हिसाब से जहां से कोस्टल लाइन स्टार्ट हुई है वहां पे 200 मील का दायरा किसका है? हमारा है। तो ये जो 200 मील के जो डिसीजन मेकिंग है कौन करेगा? हम करेंगे, हमारी गवर्नमेंट करेगी, हमारी नेवी ध्यान में रखेगी, ठीक है। लेकिन इसके बाद का जो पूरा अरेबियन सी है, इसके बाद का जो पूरा बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे श्रीलंका है, इसके बाद का उनका भी दायरा है, लेकिन उसके बाद तो कई सारा इंटरनेशनल वाटर बचता है। तो ये जो इंटरनेशनल वाटर बचा, इस पर किसी भी नेशन का हक नहीं है, समझ रहे हो? इंटरनेशनल वाटर्स में किसी भी नेशन का हक नहीं है। तो अगर इस इंटरनेशनल वाटर में इंडियन शिप जाएगी या इंडियन ऑयल रिग होगी, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इंडियन फिशिंग वेसल्स जाएंगे, शिपिंग वेसल्स जाएंगे, कुछ भी जाएंगे इंटरनेशनल वाटर में, तो वो हमारी ही टेरिटरी का होगा। किसका होगा? हमारी टेरिटरी का होगा, ठीक है ना। ये अगर इंडियन है तो किसका है? इंडियन टेरिटरी, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे श्रीलंका की एक शिप है, ये श्रीलंका की ऑयल वेसल है, तो वो किसको बिलोंग करेगा? श्रीलंका की डोमेस्टिक टेरिटरी। वो इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स में किसी भी एक नेशन की जुरिस्डिक्शन है, किसी भी नेशन की डिसीजन मेकिंग है ही, तो यहाँ पे जिस भी नेशन की शिपिंग वेसल्स हो, शिपक्राफ्ट हो, वो क्या होती है? वो उस
के खुद के नेशन की डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। तो अगर हमारे खुद की शिप्स हैं, हमारी खुद की शिपिंग वेसल्स हैं, ऑयल रिग्स हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे क्योंकि ये हमारी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को ओबे कर रही है। समझ रहे हो? ये श्रीलंका के या किसी और नेशन के पॉलिटिकल डिसीजन को ओबे नहीं करेगी, हमारे करेगी। इंटरनेशनल वाटर फ्री, ये किसी एक के अंडर नहीं आता, ठीक है? तो ये आ गया हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है? फिर देखो नेक्स्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखो नेक्स्ट, एयरक्राफ्ट्स owned by India but operated between two different countries of the world। मैं अब आपको कुछ एग्जांपल्स लिख के बता रहा हूँ ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओ। बेसिकली यही वो मोटे एग्जांपल है जो पूछे जाते हैं, ठीक है ना? मान लो इंडियन एयरक्राफ्ट है, जैसे कि इंडियन एयरलाइंस है, एयर इंडिया है, इंडियन एयरलाइंस। अब मान लो ये टेंटेटिव, ये टाइम प्रोजेक्ट के लिए कहाँ गए हुए हैं, ये मूव कर रहे हैं फ्रॉम फ्रांस टू जर्मनी, फ्रॉम जर्मनी टू पोलैंड, ठीक है, फ्रॉम दुबई टू ब्रिटेन। अगर ऐसे वो टेम्परेरी नेचर के लिए गए हैं, बुलाया गया था, और फिर या फिर मान लो इसमें फायदा है, कमर्शियल पर्पस के लिए गए हुए हैं, फिर भी ये हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होंगे। ये फिर भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होंगे क्योंकि देखो इनको ओन कौन कर रहा है, हम, और इनको ऑपरेट कौन कर रहा है, हम। तो ओन भी हमने कर रखा है, ऑपरेट भी हम कर रहे हैं। ऑपरेट करने के लिए हमारे पॉलिटिकल डिसीजंस क्या हो रहे हैं, चालू, ठीक है? तो वो किसकी टेरिटरी में आएगा, वो आएगा हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी। तो मैंने जो आपको बेस कंडीशन बनाई थी उसको ध्यान में रखोगे तो कभी भी कोई चीज गलत नहीं होगी। जहां पे भी हमारी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग चलेगी वो क्या है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट, ठीक है? हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट, दूसरे की टेरिटरी का पार्ट नहीं, ठीक है? इसके अलावा और कुछ देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा एम्बेसीज होती है, एम्बेसीज, हाँ, जैसे कि इंडिया में पाकिस्तान एम्बेसी है, इंडिया में सभी कंट्रीज की एम्बेसी है जहां से लोग यहाँ पे आते हैं ताकि उन लोगों की जो भी हम बोल सके कि यहाँ से जो लोग वहां जाना चाहते हैं तो उसकी वीजा सर्विसेज ओपन रहे, वहां से जो यहाँ आना चाहते हैं उनकी वीजा सर्विसेज ओपन रहे और उनका एक पूरा फॉर्मल रिकॉर्ड हमारी इंडियन गवर्नमेंट को मिले। जैसे कि मान लो कोई यहाँ से जाना चाहेगा कहाँ, जर्मनी, तो यहाँ की जर्मन एम्बेसी में जाएगा, वीजा के लिए अप्लाई करेगा, वीजा उसको सैंक्शन होगा और फिर वो रिकॉर्ड वहां पे पहुंचेगा, वहां की गवर्नमेंट को पहुंचेगा, वहां की उसको पहुंचेगा। ऐसे जर्मनी में जो इंडियन एम्बेसी होगी वो इस तरीके से वो हमारे लिए काम करेगी, ठीक है? लेकिन याद रखना एम्बेसी होती दूसरी कंट्री में है, जैसे कि इंडिया के अंदर जर्मन एम्बेसी थी, ठीक है? इंडिया के अंदर पाकिस्तान एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी है, सभी कंट्रीज की है ना? तो वो है तो इंडिया के अंदर, लेकिन वो चल किस बेस पे रही है, उसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो किसकी है, वो उनकी कंट्री की गवर्नमेंट के हिसाब से हो रहे हैं। समझ रहे हो? जो अमेरिकन एम्बेसी है वो अमेरिका की पॉलिटिकल गवर्नेंस को ओबे करती है, उसकी जितनी भी फंक्शनिंग है, उसके चाहे एम्प्लॉय को रखने की, हटाने की, सैलरी की या रिकॉर्ड रखने की, जो भी पॉलिसीज हैं वो किस तरीके से डिसाइड हो रही है, अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिटिकल डिसीजंस। तो इस बात को ध्यान में रखना क्योंकि एम्बेसीज है तो अपनी कंट्री में फिजिकली प्रेजेंट, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर है, लेकिन ये हमारी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को नहीं मानती। तभी आपने कई बार सुना होगा कि एम्बेसीज में हमला हो जाता है, ठीक है? हुआ भी है, दिल्ली में कई बार हुआ है, एम्बेसीज में हमला हो गया, ठीक है? और यूएस एम्बेसी में हो गया, कभी पाकिस्तान एम्बेसी में हो चुका है, ठीक है? क्योंकि वो हमारी डिसीजन मेकिंग से नहीं चल रही। तो एम्बेसीज हो सकता है किसी एक कंट्री के अंदर प्रेजेंट हो, लेकिन ये जिस कंट्री को बिलोंग करती है उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होती है। हमारी इंडियन एम्बेसी चाहे किसी भी कंट्री में प्रेजेंट हो, किसी भी कंट्री में प्रेजेंट हो, वो किसका पार्ट होंगे, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का, क्योंकि वहां पे हमारी पॉलिटिकल गवर्नेंस चलो और कुछ एग्जांपल लेते हैं। इसके अलावा बात करते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, ठीक है? यहाँ पे इसके यही लिख देता हूं मैं, एम्बेसीज हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, ठीक है? अब देखो आपको पता बॉर्डर एरिया या फिर ऐसे ही कुछ एरिया जहां पे दो कंट्रीज का क्या होता है, दो कंट्रीज दोनों ही आपस में संघर्ष में होती है, स्ट्रगल में होती है। ऐसे एरिया में होता है
कि कई कोई पर्टिकुलर कंट्रीज अपनी क्या बना देती है, स्टैब्लिशमेंट्स बना देती, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, चुंगी बना देती। जैसे कि अभी इंडिया और चाइना का हॉट टॉपिक चल रहा था ना, आपको पता है लद्दाख के रीजन के बाद गलवान घाटी जो है, ठीक है, वहाँ पे चाइना ने एनक्रोचमेंट किया, मतलब उसको थोड़ा सा अपने उसमें रखा और अपनी आगे चुंगी बना दी, सोचा भाई मेरी हो गई डेवलपमेंट्स। तो वो जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट होती है, चाहे वो बॉर्डर एरिया पे हो, कुछ कंट्रीज में तो ऐसे भी होता है बॉर्डर एरिया को पार करके कर देते हैं, होता है ऐसे, है ना, अनऑफिशियल रिकॉर्ड में। हमारी कंट्री, आपको पता है हमारी कंट्री का जो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्रीज हैं, उन पे हर साल कम से कम 20 किलोमीटर की एनक्रोचमेंट होती है, जिसका फिजिकल रिकॉर्ड हमारे पास है ही नहीं, और हमारी केंद्र सरकार उसके बारे में कभी बात नहीं करती। मेरे बात तो ऐसा बिल्कुल होता है, ठीक है। तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो होती है, मान लो हमने भी किसी कंट्री के अंदर जाके मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट कर दी, हमने एलओसी के या एलओसी के उस तरफ जाके मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट कर दी, किसकी गवर्नेंस मानेगी वो? अगर हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, किसकी गवर्नेंस मानेगी? हमारी मानेगी ना। वहाँ पे जो सोल्जर्स हैं, जो कमांडोज हैं, किसकी ऑर्डर्स मांगेंगे? दूसरी कंट्री की, हमारे लिए, हमारी की ही मानेगी। तो जो हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, वो चाहे कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, वो डिसीजन तो हमारी मांगेंगे, तो हम किसकी पार्ट हो गए? पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ आवर कंट्री, पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक। तो आप समझ रहे हो, सभी चीजों में ये एग्जांपल्स हैं, लेकिन सभी चीजों में कंडीशन वही आ रही है, क्या? जहां पे पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग हमारी इन्वॉल्व है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, जहां पे हमारी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व नहीं है, वो हमारी टेरिटरी नहीं, ठीक है। अब इसके अलावा एग्जांपल तो बहुत सारे आ सकते हैं, आपको समझ में आए कैसे सोचना है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा आपको, जैसे इंटरनेशनल वाटर के बारे में बताया, ऐसी एक चीज बताना चाहूंगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, लाइक डब्ल्यूएचओ, है ना, ये कुछ यूएन, है ना, बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी भी एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाती, समझ रहे हो? ये किसी भी एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाएगी। मान लो आप उसको डोमेस्टिक टेरिटरी में रख भी रहे हो, तो इसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो आपकी कंट्री के लोग या रेसिडेंट नहीं माने। ये एक रूल है कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल है, इसके ऊपर किसी नेशन का जुरिसडिक्शन नहीं है, इनके ऊपर किसी नेशन का हक नहीं है, ठीक है। तो इसको हर कोई अपनी पॉलिटिकल गवर्नेंस में नहीं डाल सकता, नहीं डाल सकता। हम सोचे कि भाई अपने पास वर्ल्ड बैंक की एक शाखा है बॉम्बे के पास, तो हम क्या करें, उसको हमारी कंट्री के अंदर तो क्या हमारे डिसीजन मेकिंग मांगे? नहीं भाई, उधर तो इंटरनेशनल जो ऑर्डर है, डब्ल्यूएचओ के सेंटर है अगर कहीं भी, तो वो तो अपने इंटरनेशनल ऑर्डर मान रहे हैं ना, हमारी कंट्री की गवर्नेंस थोड़ी ओपे कर रहे हैं, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कैसे है? और साथ ही साथ इसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो भी हमारे रेसिडेंट नहीं है, वो अपनी अपनी कंट्री के रेसिडेंट। जैसे कि मान लो कोई अमेरिकन है, वो काम तो इंडिया में कर रहा है, काम इंडिया में कर रहा है, लेकिन डब्ल्यूएचओ में कर रहा है, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट नहीं होगी, उसको ग्रांट होगी कौन सी सिटीजनशिप? अमेरिका की। कहने का मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग भी काम करते हैं, उनको उनकी होम कंट्री का रेसिडेंट मानना है, ठीक है। तो ये चीज होगी, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। हाँ, तो ये वो इंस्टीट्यूशंस हो गए जिसपे हमारी पॉलिटिकल गवर्नेंस चलती है, वो इंक्लूड होगी। यहाँ पे इंक्लूड लिखा है, लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है, समझ रहे हो? आपको लिखा तो इंक्लूडेड के साथ है, लेकिन बाद में आपको कुछ और समझा रहा हूँ। मैं आपको समझा रहा हूँ कि इनके ऊपर पॉलिटिकल गवर्नेंस नहीं चलती, तो इसके प्रॉपर्ली डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं, ठीक है, क्लियर है? आगे चले तो ध्यान में रखना, जैसे कि मान लो अगर मान लो इंडिया है या पाकिस्तान है, ठीक है, मान लो इंडिया है, ठीक है, मान लो क्या है इंडिया, यहाँ पर मान लो कोई सेंटर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मान लो दिल्ली में एमबीसी है, ठीक है, कौन सी? जर्मन एम्बेसी, ये जर्मन एम्बेसी है, ये डब्ल्यूएचओ का सेंटर है। ये दिख तो इंडिया के अंदर रहे हैं, लेकिन ये इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल गवर्नेंस हमारी नहीं चल रही। साथ साथ पाकिस्तान है ना, जो ये पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी है,
ये दिख तो रहा है पाकिस्तान, लेकिन ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट, साफ दिख रहा है कि इंडियन टेरिटरी है, ये पाकिस्तान टेरिटरी है, लेकिन इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में ये है और हो सकता है पाकिस्तान के एम्बेसी या उसकी टेरिटरी। तो जो मैं बात आपको समझाना चाहता हूँ वो समझ जाओ। ज्योग्राफिकल टेरिटरी होती है अलग और पॉलिटिकल टेरिटरी होती है अलग। ज्योग्राफिकल टेरिटरी होती है जहां तक हमारा लैंड की बाउंड्री है, समझ रहे हो, लेकिन पॉलिटिकल टेरिटरी होती है चाहे वो हमारी लैंड की बाउंड्री के बाहर हो, लेकिन वहां पे हमारे डिसीजन मेकिंग चलता है। ठीक है, जैसे कि हमने शिप्स की भी बात करी थी, हमने एयरक्राफ्ट की भी बात करी थी, समझ रहे हो। तो ये चीज हो चुकी है। डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड उसको करेंगे जिसमें हमारी पॉलिटिकल अथॉरिटी है, और उसको इंक्लूड नहीं करेंगे जहां पे हमारी पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अभी हमने लास्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में रेसिडेंट्स की बात करी थी, तो अब हम रेसिडेंट को ध्यान रखते हैं कि ये रेसिडेंट कौन होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारी नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट किसको कहते हैं? एक कंट्री का रेसिडेंट कौन कहलाता है, ठीक है, और किसको रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, तो हर चीज की हम कंडीशन पढ़ते हैं, इसकी भी कंडीशन है। देखो, नॉर्मल रेसिडेंट किसको कहा जाता है? नॉर्मल रेसिडेंट कहा जाता है उस पर्सन को, उस बंदे को जो कि क्या कर रहा है, जो क्या कर रहा है, अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन whose center of economic interest lies in a particular region, in a particular territory, उसको क्या कहेंगे? नॉर्मल। तो देखो, बेसिक डेफिनेशन नॉर्मल रेसिडेंट की ये होती है कि कोई भी पर्सन या कोई भी इंस्टीट्यूशन मतलब कोई बॉडी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट का सेंटर कहां पे, एक पर्टिकुलर टेरिटरी में है, उसको हम कहते हैं वहां का नॉर्मल रेसिडेंट। यहां पर आता है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है जो सारे इकोनॉमिक फंक्शंस एक ही जगह पे परफॉर्म करता है। ऑल इकोनॉमिक फंक्शंस, ऑल इकोनॉमिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? ठीक है, लाइक इनकम अर्निंग, स्पेंडिंग, ठीक है, एक्सपेंडिचर, लाइक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो जो भी पर्सन या फिर क्या नाम है, इंस्टीट्यूशन, ये सारे इकोनॉमिक फंक्शन एक टेरिटरी में परफॉर्म कर रहा है, तो मतलब वो उसी टेरिटरी का रेसिडेंट है, वहीं से कमा रहा है, वहीं पे खर्च कर रहा है, वहीं के बैंकों में, वहीं के डोमेस्टिक बैंकों में जोड़ रहा है, और उसका कोशिश है कि वहीं पे उसका बिजनेस है, जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट वहीं। तो समझ में आता है उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का सेंटर है उसी टेरिटरी में, तो वो उसी का क्या है, उसी का नॉर्मल रेसिडेंट है। ठीक है, लेकिन ये जो डेफिनेशन हमको दी गई है ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना, थोड़ा सा ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक और तरीका बनाया गया। इसको सिंप्लीफाई करके क्या बोला गया, और लगा दिया, और a person who spend या who reside in a country for more than 1 year, for more than 1 year, उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा वहां का नॉर्मल रेसिडेंट। देखो देखो, जो ऊपर वाली डेफिनेशन है वो एक्यूरेट है, क्योंकि एक जगह का रेसिडेंट वही है, एक जगह का नागरिक वही है, नागरिक ही रेसिडेंट है ना, वही है जो कि वहीं पे कमाता है, वहीं पे खर्च करता है, वहीं पे सेविंग करता है, सारे इकोनॉमिक फंक्शन उसके उसी टेरिटरी के लिए। लेकिन क्योंकि पता लगा पाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक बात और बोल दी गई, चलो सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ ना कुछ अजम्पशन तो मानना ही पड़ता। तो एक अजम्पशन क्या मान लिया कि जो भी बंदा एक टेरिटरी में ही इज रिसाइडिंग, रह रहा है फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा अगर आप एक टेरिटरी में रहते हो तो आप वहां के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाओगे। सिंपल सी बात। 1 साल से ज्यादा रह रहे हो तो भाई 1 साल से ज्यादा रह रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं अर्निंग का सोर्स भी होगा, कुछ तो होगा, कहीं ना कहीं आप अर्निंग का नहीं होगा तो कंजप्शन तो होगा। मान लो किसी और का पैसा यूज कर रहे हो लेकिन कंजप्शन तो होगा, खर्चा तो करते होगे, वहां पे रह रहे हो तो कुछ तो करते होगे, सेविंग भी करते होगे, तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया गया। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन यही है, लेकिन ये भी याद रखना, पर्सन हु रिसाइड्स इन अ कंट्री
फॉर मोर देन 1 ईयर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होगी और क्या नहीं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि किन किन को नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता है ना। ये दोनों चीज याद रखना, नॉर्मल रेसिडेंट में किन किन को इंक्लूड नहीं किया जाता। देखते हैं, देखो नॉर्मल रेसिडेंट में किस किस को इंक्लूड नहीं किया जाता, नॉट इंक्लूडेड लिख रहा हूं, नॉट इंक्लूडेड। किस किस को इंक्लूड नहीं किया जाता? सबसे पहली बात टूरिस्ट। टूरिस्ट वीजा पे कोई आया हुआ है, तो हमको पता है टूरिस्ट है, घूमने फिरने आया, खर्चा तो करेगा, लेकिन वो टूरिस्ट है, वो कहीं और से कमा के लेके आया है, ना उसकी सेविंग, ना उसकी अर्निंग है यहाँ पे, ना उसकी सेविंग है, ना उसकी इन्वेस्टमेंट है। हाँ, खर्चा तो करेगी, ऑब्वियसली कंट्री में है। अगर वो टूरिस्ट वीजा में है और किसी लेजिस्लेशन, किसी कंडीशन में 1 साल से ज्यादा भी रह रहा है, तब भी अगर वो टूरिस्ट वीजा पे है, टूरिस्ट है, तो उसको यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। सिंपल सी बात है, टूरिस्ट है। ठीक है, मान लो उसको घूमते घूमते 1.5 साल हो गए, ठीक है, चलो उसका टूरिस्ट वीजा एक्सटेंड हो रहा है किसी पर्पज से, हो गया कुछ जैके कुछ भी सोर्स लगा के, लेकिन 1 साल से ज्यादा भी हो गया, तो भी वो यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट का सेंटर इंडिया की ग्रोथ थोड़ी है। इंडियन इकोनॉमी की हम बोल रहे हैं कि इनकम की ग्रोथ थोड़ी है, इनकम इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी की ग्रोथ उसका इंटरेस्ट थोड़ी नहीं है। ठीक है, तो टूरिस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ आर्मी, जो टूरिस्ट यहाँ घूमने हैं। ठीक है, मेडिकल पेशेंट्स एंड स्टूडेंट्स या फिर प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, वो भी दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, है ना, क्योंकि मेडिकल एक सर्विस है, मेडिकल एक सर्विस है जो कि आउटसोर्स होती है, तो इसका भी वीजा होता है, इसका भी पास होता है, इसमें भी लोग बाहर जाते हैं। पेशेंट्स भी जाते हैं, जैसे कई बाहर देशों से यहाँ पे आते हैं आयुर्वेदिक इलाज के लिए, है ना, जो अपने उत्तरांचल और इन जगह पे बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो भी मेडिकल पेशेंट्स या प्रैक्टिशनर्स होते हैं, अगर वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएं और वहां पे 1 साल से ज्यादा भी रिसाइड करें, फिर भी वो उनकी टेरिटरी के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। ऐसे बहुत एग्जांपल होते हैं, बहुत लोग आते हैं, रुकते हैं, और उनके ट्रीटमेंट में टाइम भी लगता है ना, 1 साल से ज्यादा का टाइम भी लग जाता है, लेकिन फिर भी उनको नई कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट का सेंटर वहां पे नहीं है। इसके अलावा मैंने बाकी भी कई सारे एग्जांपल लिख दिए। देखो, ब्यूरोक्रेट्स, इंजीनियर्स, डॉक वर्कर्स, ये सब ऐसे लोग हैं जो कि अपने काम से या अपने कंट्री के पर्पस की वजह से वहां पे जाते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं, इनका कुछ पर्पस है दूसरी कंट्री की विजिट का, है ना। ब्यूरोक्रेट्स मतलब जो कि डिप्लोमेसी के पर्पस से जाते हैं, गवर्नमेंट के पर्पस से जाते हैं, ऑफिशियल पर्पसेस की वजह से जाते हैं। ठीक, कई सारे हमारे, आपको पता है ना, इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं, फॉरेन अफेयर्स होते हैं, एक कंट्री की गवर्नमेंट कई बार दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट की हेल्प करती है, जैसे कि इंटरपोल पुलिस है। मान लो इंटरपोल पुलिस ने बोला कि भाई पोलैंड में एक चोर है, इंडिया से भाग के आया हुआ है, तो उसकी थोड़ी ब्रीफिंग के लिए एक इंडियन ऑफिसर को भेज दो, यहाँ से गया इंडियन कॉप, इंडियन पुलिस ऑफिसर वहां पे गया, ठीक है, जो यहाँ पे प्रिसाइड कर रहा था केस पे, वहां चला गया, उसकी हेल्प कर रहा है। अब मान लो उसको 1 साल लग गया, 1.5 साल लग गया, जल्दी भी हो सकता है, 1-1.5 साल लग गया, ठीक है, बहुत बड़ी गैंग है, उसका पर्दाफाश कर रहे हैं, जो भी केस है, हमको उससे नहीं जाना है, लेकिन उस ब्यूरोक्रेट को उसको क्या माना जाएगा, उसको इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट ही माना जाएगा, उसके दूसरी कंट्री में जाने का एक पर्पस, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट का सेंटर इंडिया ही है। तो इस चीज को ध्यान रखना। ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स, ठीक है, कई सारे मिनिस्टर्स जाते हैं, कई सारे ऑफिसर्स जाते हैं, ठीक है। इंजीनियर्स, भाई जो हमने पढ़ा था, शिप्स के साथ शिपिंग वेसल्स के साथ कई सारे इंजीनियर्स भी जाते हैं ना, उनकी मेंटेनेंस के लिए। मान लो कभी कहीं किसी कंट्री में फंसे हुए हैं, या फिर मान लो किसी इमरजेंसी की वजह से वहां पर रुके हुए हैं, किसी पर्पस की वजह से रुके गए हैं, है ना। नेवी के लोग भी जाते हैं, जैसे मर्चेंट नेवी के लोग दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, तो वो वहां के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे, वो यहीं के नॉर्मल रेसिडेंट है। डॉक वर्कर्स वही एक ही बात है ना, वर्कर्स है वो इंजीनियर्स है। अब आ जाओ बॉर्डर वर्कर। अब देखो, बॉर्डर वर्कर मतलब ये नहीं है जो बॉर्डर में हमारे मिलिट्री में खड़े। बॉर्डर वर्कर का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, वो बॉर्डर के इन एंड आउट कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, ठीक है, अनऑफिशियली। ऑफिशियली तो अलाउ है नहीं ऐसे बॉर्डर क्रॉस करके जाना,
अनऑफिशियली वो बॉर्डर के इन एंड आउट मूव करते हैं, वो फायदा उठाते हैं किसका, वहाँ की वीक सिक्योरिटी का या फिर वीक लेजिस्लेशन। ठीक है, जैसे कि आपने पिक्चर देखी होगी बजरंगी भाईजान, उसमें दिखा रखा है कि भाई पाकिस्तान जाने का क्या उनके पास एक सुरंग वाला रास्ता, और ऐसा जरूरी मतलब वो पर्टिकुलर केस में मत जाओ, ये बड़ी कॉमन बात है। जो इंडो नेपाल के बॉर्डर पे रहते हैं, जो नेपाल का बॉर्डर है हमारा, वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत वीक है, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न सिक्योरिटीज बॉर्डर पे बहुत वीक है, वो कभी नहीं दिखाते। पाकिस्तान क्योंकि टेंशन वाला टॉपिक है, वहाँ पे ज़्यादा वो रहती है। ठीक है, तो नेपाल में कई सारे लोग होते हैं जो कई नेपाल में जाते हैं, काम करके आते हैं, कई सारे लोग होते हैं अपनी चीज़ वहाँ पे बनाते हैं इंडिया में और जाके नेपाल में बेच के आते हैं। तो ऐसा चलता रहता है, कई सारे वर्कर हैं जो इन एंड आउट बॉर्डर से मूव करते हैं लेकिन वापस आते हैं अपनी कंट्री में। इसका मतलब क्या है, उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्कर्स हैं तो भी उनको यहीं का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा। और एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी, जो मैं आपको अभी बताया भी था डोमेस्टिक टेरिटरी एक्सप्लेन करते वक्त, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर्स होते हैं वो अपनी होम कंट्री के रेसिडेंट कहलाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे जो भी वर्कर्स होते हैं वो अपनी होम कंट्री के रेसिडेंट कहलाते हैं। जैसे मान लो अमेरिका में है वर्ल्ड बैंक, अगर अमेरिका के अंदर वर्ल्ड बैंक में कोई इंडियन काम कर रहा है तो उस इंडियन को अमेरिकन नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहा जाएगा, उसको इंडियन रेसिडेंट ही कहा जाएगा। जैसे कि मान लो इंडिया के अंदर WHO के सेंटर के अंदर कुछ अफ्रीकन काम कर रहे हैं तो उनको इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहा जाएगा, उनको क्या कहा जाएगा, अफ्रीका नॉर्मल। तो सिंपल सी बात है, रूल बना रखा है, स्टैंडर्ड बना रखा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे जो भी लोग काम करते हैं उनकी जो भी नेशनैलिटी है, वो जिस नेशन से बिलोंग करते हैं वहीं के रेसिडेंट कहलाएंगे, उसी में उनको गिना जाए। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना। और इन सभी एग्जाम्पल्स में आपको ध्यान में क्या चीज रहेगी कि भाई इन लोगों का बंदों का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का सेंटर है वो कहाँ पे है, इनकी खुद की कंट्री में, इनकी होम कंट्री में, ना कि दूसरी किसी और में। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल से ध्यान में रखना, बाकी भी कोई एग्जांपल आ जाए तो इतने हार्ड आएंगे नहीं, यही है जो थोड़ी बहुत टिपिकल है। ठीक है, उसमें भी हमको ध्यान में क्या रखना है कि भाई वहाँ पे एक्चुअल में उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे था, तो जहाँ पे भी उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है सेंटर्ड, वहीं के वो क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, तो आज हमने नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट पूरा कर लिया, आज हमने डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट पूरा कर लिया। बाद में हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे और रीजंस देखेंगे कि भाई कोई इंक्लूड है या नहीं है तो क्यों। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।